रईस हाई स्कूल जिया सर, आप सबका शुक्रिया एक बार फिर बदू किया आपने भिवंडी। शुक्रिया। भिवंडे से अब्बा का बहुत पुराना नाता था। हमारे अब्बा का मोदी के तरह नहीं है, बिल्कुल अच्छा बहुत पुराना नाता था, ओरिजिनल। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैंने जो मेरे वालिद साहब पे जो अफसाना लिखा है मैं उसे पढ़ूं। मैंने उनके नाम एक अफसाना लिखा। अफसाने का उन्वान है वो दोनों। पीछे से किसी ने मुझ पर जोरदार हमला किया और मैं गिरते गिरते बचा। मैं लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ भागने लगा, लेकिन मेरे आसपास की सारी चीजें जैसे मुंजमद सी हो गई थी। मेरी दाएं तरफ अम्मी मुंह पर दुपट्टा खे रोए जा रही थी और बाप बाएं तरफ बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा। मेरा बाप मेरी इस हालत पर हंस रहा था। मैं पूरी ताकत से आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो दोनों मेरे सामने नमूदार हो गए। एक के हाथ में लंबा तेजदार चाकू, तेजदार चौपर सनसना रहा था। चौपर देखते ही मुझे अपनी पीठ पर लंबे से जख्म का एहसास और उसकी जलन महसूस होने लगी। मेरे मुंह से एक जोरदार की आवाज निकल गई। तभी दूसरे ने मेरे माथे की सीध में बंदूक तान दी। वहीं मेरा बाप अपने बिस्तर पर दोनों हाथ पटक पटक कर ठहाके मार रहा था, तो दूसरी तरफ अपनी पूरा दुपट्टा अपने मुंह में ठूसे सिर्फ आंसू बहाए जा रहे थे। इसी बीच दूसरे ने बंदूक की लबलबी दबा दी। धाए की जोरदार आवाज के साथ मेरी आंख खुल गई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैंने जल्दी से माथे पर हाथ लगाकर देखा तो वहां सिवाय पसीने के कुछ और नहीं था। मैंने अंधेरे में टटोलते हुए मोबाइल ढूंढकर लॉक खोला तो देखा रात के 8 बज चुके थे। मुंह हाथ धोते हुए भी मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे। रह लगा ख्वाब मेरे हवा पूरे हवास पर छाया हुआ था और बार बार बंदूक से निकली गोली मेरे माथे से टकराती महसूस हो रही थी। मैं उन दोनों की शक्लें याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन थे जो इस कांड के बाद अब मेरा ख्वाब में भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। घर से निकलकर जल्द अस्पताल पहुंचने के लिए मैंने शॉर्टकट रास्ता लेते हुए पड़ोस की सुनसान गली का इंतखाब किया। ख्वाब से परेशान सोचते हुए मैं गली पार कर ही रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फौरन पलट के पीछे देखा तो पूरी गली में सन्नाटा पसा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ गली से बाहर निकल आया। सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख से हाल बुरा था। चेहरे से पसीना पोंछते हुए मैं करीब ही के एक बाकड़े पर चिकन फ्राइड राइस खाने बैठ गया। अम्मी दिन भर अस्पताल में थी, इसलिए घर में कुछ खाने को नहीं था। वैसे भी मैं तो बाहर खाने के बहाने ढूंढता ही रहता हूँ, चलो बाप पर हमले का कुछ फायदा तो हुआ। बाकड़े वाला बड़ी सी कढ़ाई में चावल सब्जी और चिकन डालकर जोर जोर से कड़छी चलाते हुए कभी कढ़ाई पर जोर से पटकता, कभी सारे चावलों को हवा में उछालता। मेरा बाप भी साला मुझे फ्राइड राइस समझता था। वो भी इसी तरह डंडे से मेरी ठुकाई करता और बार बार हवा में उठाकर पटक दिया करता था। मुझे आज भी याद है कि एक दिन जब सब दोस्तों के साथ हम सब गोलियां खेल रहे थे। मैं जबरदस्त खेल रहा था। जमीन पर फैली सारी गोटियां मेरी होने ही वाली थी कि मेरा बाप आ गया और सारी गोटियों पर पैरों से लात मारकर तितर बितर कर दिया और सबके सामने थप्पड़ मारते हुए मुझे जलील करता हुआ खदेड़ कर वहां से खींच कर ले गया। बात इतनी सी थी कि मेरा यूनिट टेस्ट में कम नंबर आने पर टीचर ने अपने माँ बाप के साथ स्कूल में बुलाया था। बस मेरा बाप मारता जा रहा था और कहता जा रहा था कि आज तक कभी उसके बाप को उसके स्कूल से ऐसी शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन तूने मुझे जलील करके रख दिया। बताओ, अपनी जिल्लत का एहसास तो था उसे, लेकिन मेरे दोस्तों के सामने मुझे जो जलील किया उसका क्या। हफ्ते भर तक मैं अपने दोस्तों से नजर नहीं मिला सका था। कल जब मेरे बाप पर हमला हुआ तो लगा ये काम मैंने क्यों नहीं किया। मेरे दिल में एक जमाने से यह अरमान था कि मैं भी अपनी उस जिल्लत का बदला लूं और किसी दिन अपनी सारी भड़ास निकाल दूं। लेकिन अफसोस, ये सब करने का गुदा मुझ में तब भी नहीं था और अब भी नहीं। फ्राइड राइस खाते हुए अचानक सामने की चाय टपरी पर खड़े दो लोगों पर मेरी नजर गई। मुझे शक हुआ कि वे चाय पीते हुए लगातार मुझे घूरे जा रहे थे। पक्का मेरे देखते ही उन्होंने अपनी नजरें घुमा ली थी। मैं फिर सर नीचे करके खाने लगा, लेकिन मेरा ध्यान अब पूरी तरह से उन दोनों पर लगा हुआ था। मैं उन दोनों की मुशावत को अपने ख्वाब वाले गुंडों से मिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ख्वाब वाले गुंडों की शक्लें बहुत वाज़ेह नहीं थी। जैसे जैसे तैसे खाना अपने गले से उतार कर मैं बस स्टैंड की तरफ लपका। मैंने कन अखियों से देखा कि वो दोनों भी चाय खत्म करके मेरे पीछे ही आ रहे हैं। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से बस स्टैंड में पहुंचते ही बस भी आ गई और मैं लपक कर उसमें चढ़ गया। मैंने पलट कर देखा तो वो दोनों बस स्टैंड के पास बने सिगरेट के डब्बे पर रुक गए थे। मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। साला मेरे बाप ने मुझे कितना डरपोक बना दिया है। जब बचपन में मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों ने जब बचपन में मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों ने खेलते हुए मुझे कमजोर समझकर पीट दिया था, तो मैं दौड़ा दौड़ा अब्बा से शिकायत करने घर पहुंचा। छुट्टी का दिन था, अब्बा घर पर ही थे। मेरी शिकायत सुनते ही उन्होंने तड़ से एक तमाचा मुझे रसीद कर दिया।
दूध का दांत गिरने के बाद जितने भी दांत आए थे वो सब के सब झंझना उठे। कहने लगा, तुझे किसने कहा था लड़ाई लड़ाई झगड़ा करने के लिए? बताओ। पेट का आया था मैं, गलती थी उन बदमाशों की, और फिर भी पटाई पिटाई हुई मेरी। उस दिन के बाद मैं किसी भी लड़ाई झगड़े से बचने लगा। बचते बचते मैं कब डरपोक बन गया पता ही नहीं चला। अस्पताल में जनरल वार्ड नंबर 11 के आखिरी कोने में 4 पार्टीशन को जोड़कर एक दरवाजे के साथ छोटा सा कमरा बना दिया गया था। उसी कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे जो खास मरीजों के लिए थे। उसी में से एक पर मेरा बाप उल्टा लेटा अपने दोस्तों से खुशगप्पियों में मसरूफ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल रात उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने अम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें घर जाने का इशारा किया। वो मेरे साथ वार्ड के बाहर आ गई। बेटा, तू समझा अपने बाप को कि अब तो मान जाए, बाज आ जाए इस सब से। अब और नहीं बर्दाश्त होता। वो दोबारा रोने लगी। अरे अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? ठीक तो है वो, देख रहे हैं ना उनकी हालत, वो किसी की भी नहीं सुनते। तू समझा? मैंने अम्मी की तरफ देखते हुए बत्ती सी निकाल दी। अम्मी भी जानती थी कि अब्बा से मेरी जरा भी नहीं बनती। खाला, इन्हें घर लेकर घर जाओ, मैंने पड़ोसी खाला से कहा जो अम्मी के साथ सुबह से उनके साथ वार्ड में बैठी थी। घर जाकर आराम करना। अम्मी ने मुंह में ठूसे हुए दुपट्टे के साथ कहा और मुड़कर जाने लगी। लेकिन 2 कदम चलते ही दोबारा पलटकर मुझे याद दिलाया, बेटा, अब्बा का ख्याल रखता। मैंने सर हिलाकर हामी भर ली। खाला को ताकीद करते हुए कहा, और हाँ खाला, इन्हें खाना खिलाकर सुला देना। अम्मी हमेशा से अब्बा के लिए फिक्रमंद रहती आई, लेकिन अब्बा ने उन्हें क्या दिया? क्या क्या किया उन्होंने अम्मी के लिए? 92 के फसादत में जब वो कई दिनों तक घर नहीं लौटे थे तो अम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जितने दिन अब्बा नहीं लौटे, अम्मी ने शायद ही एक पल के लिए भी पलकें झपकाई हो। लेकिन वापस आते ही बार बार खैर खैरियत पूछने पर अब्बा अम्मी को ऐसे झड़कने लगे जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं से घूम फिर कर घर आ रहे हो। क्या पता साला कहीं घूमने ही गए हो। मोबाइल का जमाना तो था नहीं। फसादत का बहाना बना कर पता नहीं कहीं गुलछले तो नहीं उड़ा रहे थे। दोनों बुढ़ी औरतों को आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर मैं पलटा तो देखा कि वार्ड के दरवाजे पर 2 लोग खड़े बीड़ी फूंक रहे थे। मुझे देखते ही मुंह गैलरी की तरफ करके खड़े हो गए। मैं वार्ड में जाते आते मुड़कर उन्हें देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब वाले गुंडों की शक्लें थोड़ी थोड़ी साफ हो रही हैं। दोबारा उसी पार्टीशन नुमा कमरे में आया तो मुलाकातियों की आमद थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। एक जाता तो 2 आ जाते, 2 जाता तो 4 आ जाते। मैं एक कोने बैठा उनकी बातें सुन सुनकर खौल रहा था। लगे हाथों दरवाजे से बाहर झाँक कर कॉरिडोर में खड़े उन दोनों पर भी नजर डाल लेता जो अब तक वही मौजूद बातें कर रहे थे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वार्ड के अंदर भी नजर डाल लेते थे। मेरे हाथ पांव ठंडे थे। मैं इसी पसोपेश में था कि उन दोनों के बारे में अब्बा या उनके दोस्तों को बताऊं या नहीं। वहीं उनके दोस्त आसमान में उड़ रहे थे। साजिद भाई, साला उनमें से एक भी पकड़ में आ जाता तो साले को इसी बेड पर लेटाते। पास के दूसरे खाली बेड की तरफ इशारा करते हुए दोस्त से जोरदार कहका लगाते हुए कहा, साजिद भाई, उनकी शक्ल भी नहीं देखी क्या आपने? क्या लगता है साजिद भाई, ये किसका काम होगा? साजिद, आज जो धमकी वाला फोन आया था क्या वो भी उन्हीं में से किसी एक का था? धमकी वाला फोन? आखिरी जुमले पर मैं उछल पड़ा। कब आया था? किसने किया था? कौन था? मैंने जल्दी जल्दी सारे सवाल दाग दिए। कुछ नहीं, आया था एक फोन, कहा था इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बात। अब्बा ने औंधे लेटे हुए करवट तब्दील करने की कोशिश की। दोस्तों की मदद से वो उठ बैठे। दिन रात औंधे मुंह लेटे रहना भी अजाब था। बेवकूफ, मुझे डराने चले हैं, अब्बा ने कमर सीधी करते हुए कहा। साले क्या सोचते हैं जो चौपर से हमला करके मुझे डरा देंगे? मैं कल भी नहीं डरता था और आज भी नहीं डरूंगा। बड़े बड़े आए और चले गए, लेकिन मैं आज भी अपनी जगह पर कायम हूं, हमेशा रहूंगा। सही है साहिद भाई, हम आपके साथ हैं, 2-3 दोस्तों ने एक जबान होकर कहा। साला वो तो सिर्फ डराने ही आए थे, माना ही होता तो सीधा सर पर गोली ठोकते, फिर क्या उखाड़ लेते। मैं धीरे दिल में सोच कर रह गया। आज भी अपने बाप के सामने मेरी आवाज नहीं निकलती। कल रात जब मैं दोस्तों के साथ गली की नुक्कड़ पर खड़ा सिगरेट फूक रहा था कि तभी अकबर चाचा का फोन आया और मुझे जल्दी से परेल स्टेशन पहुंचने के लिए बोलने लगे। मेरी तो खोपड़ी घूम गई। बताओ, रात के 10 बजे मुझे परेल बुला रहे हैं। मैं था क्या ना कहता, बाप के डर से उनके किसी दोस्त को भी ना बोलना मेरे बस में नहीं था, इसलिए ट्रेन पकड़कर परेल पहुंच गया। वो मुझे लेकर स्टेशन से बाहर चल पड़े। मैंने कई बार जानना चाहा कि आखिर क्या बात है, पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। आखिर जब हम केम अस्पताल में दाखिल हुए तो देखा कि अब्बा एक व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और उनके 2-3 दोस्त आसपास खड़े हुए हैं। हम दोनों को उनके पास
पहुंचे तो करीब ही खड़े हुए अस्पताल के वार्ड बॉय ने पूछा, फैमिली से कौन है? ये उनका बेटा है। अकबर चाचा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ काउंटर नंबर 7 पर जाकर फॉर्म जमा कर दो। पहले तो मेरी को समझ में नहीं आया कि वहां हो क्या रहा है। जब अब्बा को अंदर इमरजेंसी वार्ड में ले जाने लगे तो मैंने देखा कि उनकी पीठ पर जख्म के निशान है। बाद में पता चला कि किसी ने चौपर से उनकी पीठ पर हमला किया था। 1 2 3 4 पता नहीं कितनी जगह मैंने अपना अब्बा का नाम और पता लिखवाया। बार बार एक ही जैसे सवालात से मैं उकता गया था। एक बार तो वहां के मुलाजिमों पर भड़क भी गया था, लेकिन अकबर चाचा ने मुझे शांत किया। कुछ ही देर में सारा मीडिया वहां जमा हो चुका था। मैंने देखा कई बड़ी हस्तियां जिनमें फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े सोशल वर्कर और वकील अब्बा को घेरे खड़े थे। मीडिया वाले भी सवालात करने के लिए बेताब थे। वो मुझसे भी बाइट लेना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ जानता तो बताता। अब्बा का मोबाइल फोन जो मेरे पास था लगातार बज रहा था। मैं सबको अस्पताल का नाम और जगह बताया था। तफसील जितनी पता थी बता देता। हालत ये हो गई थी कि फोन की घंटी से मेरे कान बजने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद में मुझे लगता कि अब्बा का फोन बज रहा है। बार बार जेब से फोन निकाल कर देखने लगता। कुछ देर में अम्मी और पड़ोस की 2 3 औरतें भी अस्पताल पहुंच गई और उनका रोना धोना शुरू हो गया। मुझे हमेशा से औरतों के रोने से कोफ्त होती थी, लेकिन उस वक्त मैं उनके रोने धोने से मेरे कानों को कुछ राहत मिली। मैं अम्मी के पास बैठकर उन्हें दिलासा देने लगा। थोड़ी देर बाद सऊदी में मुकीम मेरे बड़े भाई का फोन भी आ गया, जो अब्बा से बहुत करीब था, लेकिन वतन से उतना ही दूर। उस तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। मैंने उसे समझा बुझा कर रोक दिया कि अब हिंदुस्तान आने की कोई जरूरत नहीं, जब लगेगा तो बता दो। खैर, एक लंबे ऑपरेशन के बाद अब्बा की पीठ पर 38 टाके आए। उन्हें रात के तकरीबन 2:30 बजे जनरल वार्ड नंबर 11 के पार्टीशन वाले कमरे में मुंतकिल किया गया। अब तक वहां मौजूद कई बड़े लोग और उनके दोस्त भी एक एक करके अपने अपने घर लौट गए। एनेस्थेसिया के नशे में दवाइयों के असर की वजह से अब्बा रात भर बेखबर सोते रहे। शायद, हाँ शायद, क्योंकि मैं भी पास वाले खाली बेड पर इत्मीनान से चादर पे सो गया था। लेकिन आज धमकी भरे फोन की खबर के बाद लगता नहीं था कि मुझे नींद आएगी। वैसे भी कॉरिडोर में खड़े वो दोनों और ख्वाब के गुंडे अब भी मेरे हवास पर छाए हुए थे। तकरीबन रात 11:30 बजे तक मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद पार्टीशन के बाहर का माहौल किसी भूतिया महल में तब्दील हो गया। बीच बीच में वार्ड के एक आध मरीज के खांसने या खनकाने की आवाज आ जाती और फिर सन्नाटा। मैं खाली बेड पर सोने की कोशिश करने लगा, मगर कमबख्त आंख बंद करते ही ऐसा लगता जैसे बंदूक की गोली मेरे सर को फाड़ कर निकल रही है, और मैं आंखें खोल देता। मेरा बाप उसी तरह औंधे मुंह लेटे खराटे ले रहा था। शायद, अरे शायद क्या पक्का डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी होगी। मैं आहिस्ते से बिस्तर के पास गया और ट्रे में पड़े तमाम दवाइयों के पत्तों में से नींद की गोलियां ढूंढने लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था कि उनमें से कौन सी गोली से नींद आएगी। नर्स से भी नहीं पूछ सकता था उससे, इसलिए झल्ला कर दोबारा बेड पर आकर लेट गया। अपने बाप को सोते देख कर गुस्सा आया था। साले ने जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं कमाया जितनी इज्जत एक ईमानदार आदमी बनकर कमा लिया। बताओ कितने बड़े बड़े आदमी लोग उससे मिलने आए थे, और जो नहीं आ सके उन्होंने फोन किया था। अरे मैंने खुद उनसे बात की थी। मुझे भी यकीन नहीं आया था कि मेरे बाप की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। ये मैं क्या सोचा हूँ, साला इज्जत का क्या डालू अचार। जिंदगी भर फक्कड़ की तरह जिंदगी गुजारी, अच्छा खाने और पहनने को तरस गए। अम्मी बताती है अगर अब्बा चाहते तो इतने ऑफर ऑफर थे कि आज ही है कम से कम 2 4 बिल्डिंगों के मालिक तो जरूर हो। लेकिन नहीं, उन्हें तो ईमानदारी की पीपड़ी बजानी है ना। लो, आज बच गई ना। अचानक अब्बा की आंख खुल गई। वो उठ बैठे और उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे। एक सेकंड के लिए मैं आंखें मूंद कर सोने की एक्टिंग करने लगा। फिर अचानक उन दोनों का ख्याल आया और माँ की ताकीद, बेटा अब्बा का ख्याल रखना। और मैं फौरन उठकर अब्बा के पीछे चलने लगा। अब्बा वार्ड के दरवाजे के पास बने टॉयलेट पे चले गए। कड़ी मत लगाना, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही गया। मैं चुपचाप बाहर उनका इंतजार करने लगा। कॉरिडोर में झांक कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो दोनों कहाँ जा सकते हैं, यही सोचते हुए मैं दोबारा टॉयलेट के पास आ गया। बगैर के टॉयलेट में पानी गिरने की आवाज पर मैं चौंक पड़ा। अरे कहीं वो दोनों टॉयलेट पे तो नहीं छुपे बैठे हैं। मैं आहिस्ता से बगल वाली टॉयलेट के पास पहुंचा। दरवाजे की कड़ी खुली हुई थी। मैंने आहिस्ते से दरवाजे को धक्का देकर देखा, अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ पानी का नल टूटा हुआ था और लगातार पानी बह जा रहा था। ये सारी सरकारी अस्पताल वाले भी। अब्बा दरवाजा खोल के बाहर आया और पार्टीशन की तरफ बढ़ गए। मैं उनके पीछे ही चल रहा था और बार बार पलट पलट कर वार्ड के दरवाजे को भी देखता जा रहा था। अब्बा अपने बेड पर आकर दोबारा औंधे मुंह लेटे ही सो गए। उनके सोने का इत्मीनान होने पर मैं भी अपने बेड पर आ गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि किसी ने पार्टीशन का दरवाजा धीरे से खटखटाया। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो 2 आदमी सामने खड़े थे, जिन्हें देखते ही मैं ठिठक गया। ये दोनों कॉरिडोर वाले नहीं थे, नहीं कोई और ही थे। शायद शायद ख्वाब वाले गुंडे जैसे। एक आदमी की घनी मूछें और दाढ़ी थी, दूसरे की सिर्फ पतली सी मूछें थी। दाढ़ी दाढ़ी मूछ वाले ने गेरुआ
कुर्ता और सफेद पायजामा पहना हुआ था। कंधे पर एक झोला भी लटका हुआ था। पतली मूछ वाला शर्ट पैंट और गले में गमछा लपेटे हुए था। साहब से मिलना था। पतली मूछ वाले ने जेब से कार्ड निकालकर मुझे देते हुए कहा। मैंने डरते डरते कार्ड उसके हाथ से लेकर देखा। उसमें महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव के मराठी अखबार का नाम पता था। अब्बा तो सो रहे हैं, मैंने उन्हें जल्दी से टालने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। फिर पतली मूछ वाला दोबारा बोला, बहुत दूर से आए हैं इसलिए लेट हो गया। हमको साहब को एक बार देखना है बस। मैंने अंदर अब्बा को एक नजर देखा, फिर उन्हें दोबारा टालने का बहाना सोचने लगा कि पतली मूछ वाला दोबारा बोला, हम साहब की नींद नहीं खराब करेंगे, देख कर चले जाएंगे। मुझे कोई और बहाना सूझ नहीं रहा था। आखिरकार झिझकते हुए मैं पीछे हट गया। वो दोनों दरवाजे से अंदर आ गए। मैं पीछे हटते हुए दूसरे बेड के पास आकर खड़ा हो गया। मेरी हालत खराब थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर इन लोगों ने हमला कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ध्यान था कि वार्डन और नर्स जाग रही है, तो मैं जोर से चिल्लाकर उन्हें बुला सकता हूँ। रात की ड्यूटी का डॉक्टर भी शायद वहीं बैठा होगा। दो औरतें, एक मर्द और दो वार्ड बॉय भी तो हैं। दो, एक, तीन और पांच। हाँ, पांच तो हो गए और ये दो लोग, हम लोग भारी पड़ेंगे इन पर। दोनों पहले तो हाथ बांधकर दरवाजे के पास खड़े होकर अब्बा को देखते रहे। फिर पतली मूछ वाला अब्बा के बेड की तरफ बढ़ा। 2 मिनट तक अब्बा को औंधे मुंह सोते देखता रहा। फिर मेरी तरफ पलटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने दाढ़ी मूछ वाले की तरफ देखा तो उसने भी दोनों हाथ जोड़ दिए थे। घनी दाढ़ी मूछ में उसके होंठ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने बालों के पीछे उसकी खफीफ सी तंजिया मुस्कुराहट देख ली थी। पतली मूछ वाला दरवाजे की तरफ आ गया और दाढ़ी मूछ वाला आगे बढ़ा। मैंने दाएं हाथ से बेड के पास लगे खाली ग्लूकोज स्टैंड को पकड़ लिया। जैसे 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 वो अब्बा के बेड की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरी गिरफ्त मजबूत होती जाती थी। मैं किसी भी अनहोनी के लिए एकदम तैयार था। दाढ़ी मूछ वाला भी कुछ देर हाथ बांध कर खड़ा रहा। फिर जहां उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, वहीं मैंने स्टैंड को हवा में उठा लिया। लेकिन ये क्या, उस आदमी ने दोनों हाथों से अब्बा के पांव छूकर पहले अपने माथे पर, फिर सीने पर लगाया और मेरी तरफ देखकर दोबारा हाथ जोड़ दिए। फिर दोनों पलटकर जिस तरह खामोशी से आए थे, उसी तरह बिना आवाज किए चले गए। मैं जिस अनहोनी के इंतजार में था, वो तो हो चुकी थी। बस।